गुड आफ्टरनून क्लास। जेनेटिक्स की क्लासेस में आज का हमारा टॉपिक है कैंसर इन जेनेटिक्स। इसी का दूसरा नाम फैमिलियल कैंसर। ठीक है, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जेनेटिक्स में कैंसर को किस तरीके से डिफाइन किया गया है और जेनेटिक्स में कैंसर किस तरीके से कॉज होता है, वो कौन कौन से तरीके हैं, वो कौन कौन से मेजर्स हैं जो कि कैंसर को ट्रीट करने के लिए जेनेटिक्स में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन में जैसा कि आप जानते हैं कि कैंसर इज अ क्रॉनिक डिजीज विच इन्वॉल्व्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। ठीक है, एक ऐसी डिजीज़ है, एक क्रॉनिक डिजीज़ है जो कि बहुत लंबे समय तक चलती, बहुत लंबे समय के बाद कॉज होती है। इसके अंदर मेनली देखने को क्या मिलता है हमें, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। ठीक है, जो बॉडी सेल्स हैं वो अनकंट्रोल तरीके से फॉर्म्ड होती हैं। ऐसी डिजीज़ को हम बोलते हैं कैंसर। ठीक, मेनली अगर हम जेनेटिक्स में बात करें तो जेनेटिक्स के अंदर ये बताया गया कि जेनेटिकली जो कैंसर कॉज होते हैं वो प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक जब जीन म्यूटेशन होता है, जब बॉडी के अंदर बहुत लंबे समय तक जीन म्यूटेशन होता है, उस कंडीशन में कैंसर कॉज होता है। ठीक, कैंसर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो एक दिन में कॉज हो जाए। जैसे कि अदर डिजीज़ के बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि कोई वायरल डिजीज़ है, कोई बैक्टीरियल डिजीज़ है। मान लीजिए कि बैक्टीरिया और वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर किया और उसका इंक्यूबेशन पीरियड मान लीजिए 5 से 6 दिन, उसके अंदर वो आपको अपने साइन एंड सिम्टम्स दिखाने लगेगा। कैंसर ऐसी डिजीज़ नहीं है। कैंसर बहुत लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। ठीक है, जब प्रोलॉन्ग टाइम तक जीन म्यूटेशन होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर, तब एबनॉर्मल सेल्स डेवलप होती हैं। पहले ये माना जाता था कि कैंसर जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो कि लाइफस्टाइल, जो हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से होता है, या फिर किसी पर्सन की पर्सनल हैबिट्स के द्वारा होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई स्मोकिंग करता है या वो टोबैको च्यूइंग करता है, इस वजह से होता है। लेकिन ये अब पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि कैंसर जेनेटिकली भी हो सकता है, फॉल्टी जीन्स के द्वारा। अगर कोई फॉल्टी जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है तो वो भी कैंसर कॉज कर सकती है। अगर ये फॉल्टी जीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कब जाएंगी, आप जानते हैं कि जर्म सेल्स के द्वारा, जो पेरेंट्स की जर्म सेल्स हैं उनके द्वारा। आगे चलते हैं। जैसे कि हमने जब सेल डिवीजन पढ़ा था तो उसके अंदर हमने देखा था कि 2 तरीके की सेल्स ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। वो सेल कौन कौन सी हैं? एक तो होती हैं जर्म सेल्स, एक होती हैं सोमैटिक सेल्स। जर्म सेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो जर्म सेल्स ऐसी स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जिनके अंदर एक ऐसी कैपेसिटी है, एक एबिलिटी है कि वो एक नए ह्यूमन बीइंग को प्रोड्यूस कर सकती हैं। ऐसी सेल्स कौन सी हैं? आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ओवम एंड स्पर्म। इन दोनों के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि एक नए ह्यूमन बीइंग को प्रोड्यूस कर सकें। मान लीजिए इनके अंदर कोई भी जीन म्यूटेशन आया, कोई एबनॉर्मेलिटी आई, तो क्या वो दूसरी जनरेशन में नहीं जाएगी? जाएगी, 101% जाएगी। वहीं अगर हम सोमैटिक सेल्स के बारे में बात करें, सोमैटिक सेल्स मतलब कि बॉडी की जो दूसरी सेल्स हैं जर्म सेल्स को छोड़ के, उन सारी सेल्स को हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स। मान लीजिए बॉडी में किसी जगह पे सोमैटिक सेल्स में कोई एबनॉर्मेलिटी आई है, ठीक है, कोई कैंसर सेल्स डेवलप हुई हैं, तो क्या वो अगली जनरेशन में जाएंगी? नहीं, वो सेल्स दूसरी जनरेशन में नहीं जाएंगी। कौन सी सेल्स जाने वाली हैं? जर्म सेल्स। जर्म सेल्स, स्पर्म या ओवम, दोनों सेल्स में से, चाहे वो स्पर्म हो या ओवम हो,
दोनों के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स हैं। अगर उन जीन्स में कोई भी एबनॉर्मेलिटी आती है और वो दूसरी जनरेशन में जाती हैं तो वो कोई ना कोई डिजीज़ कॉज कर देंगे और वो डिजीज़ कैंसर भी हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर बहुत प्रकार का होता है, ठीक है, इसके कई सारे टाइप्स हैं। जब आगे हम दूसरे सब्जेक्ट्स में कैंसर के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कैंसर ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ TNM क्लासिफिकेशन, कई सारे टाइप्स के कैंसर होते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कैंसर में कि किस तरीके से कैंसर कॉज होता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉज। दो तरीके का होता है, एक्वायर्ड कैंसर और इनहेरिटेड कैंसर। क्या होता है इनके बारे में देखते हैं। जैसे कि हम देखा, एक्वायर्ड कैंसर का मतलब है कि ऐसा कैंसर जो कोई भी पर्सन अपने लाइफ टाइम में गेन करे, अपने लाइफ टाइम में उसको एक्वायर करे। कैसे? या तो उसकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है या उसकी कुछ पर्सनल हैबिट्स के द्वारा। कैसे? जैसे कि वो स्मोकिंग करता है या फिर वो टोबैको च्यूइंग करता है, इसके द्वारा एक्वायर्ड कैंसर कॉज होता है। एक्वायर्ड कैंसर कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक्वायर्ड कैंसर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकता है। कैसे? मान के चलिए कि अगर इन जो कैंसर सेल्स हैं वो उसकी जर्म सेल्स में डेवलप हो गए तो वो दूसरी जनरेशन में जा सकता है। वहीं दूसरी तरीके का हमने देखा इनहेरिटेड कैंसर। इनहेरिटेड कैंसर का ही दूसरा नाम फैमिलियल कैंसर। ऐसा कैंसर जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकता है और कैंसर कॉज कर सकता है। ऐसे कब हो सकता है कि जब कैंसर सेल्स जर्म सेल्स के अंदर डेवलप हो जाएं ड्यू टू जीन म्यूटेशन, ठीक है, वो जीन म्यूटेशन के द्वारा किसी भी जर्म सेल्स में एबनॉर्मलिटी कॉज कर दे और वो सेल्स दूसरी जनरेशन में चली जाएं। इस तरीके के कैंसर को हम बोलते हैं फैमिलियल कैंसर। आगे देखते हैं कॉजेज क्या हो सकते हैं इसके। एग्जैक्ट कॉज किसी को नहीं पता, हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट कॉज क्या होता है, लेकिन फैमिलियल कैंसर के जो कॉजेज हैं वो बहुत हद तक जो एक्वायर्ड कैंसर के रिस्क फैक्टर्स हैं उससे मैच करता है। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? रेडिएशन हो सकती है, केमिकल्स हो सकते हैं और टेम्परेचर हो सकता है। जैसे कि हम बात भी कर चुके हैं इसके ऊपर कि रेडिएशंस जो होती हैं नॉन आयनाइजिंग और आयनाइजिंग रेडिएशंस, इनके अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है कि ये सेल के DNA को डैमेज कर सकती हैं। ठीक है, मान के चलिए कि ह्यूमन सेल के अंदर DNA होता है, वो DNA डैमेज हुआ किसी तरीके से तो वो DNA को बनाने के लिए प्रोटीन्स भी होती हैं, वो प्रोटीन्स उस DNA को दोबारा से रिपेयर कर देते हैं। मान के चलिए जीन म्यूटेशन की वजह से उन प्रोटीन्स में भी एबनॉर्मलिटी आ गई और दो तरीके से एबनॉर्मलिटी आ सकती है, या तो वो DNA को बिल्कुल बनाना बंद कर सकती हैं या फिर DNA को बहुत ज़्यादा मात्रा में बना सकती हैं। तो मान लीजिए कि ऐसी कंडीशन आई जिसमें कि DNA बहुत ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, तो DNA ज़्यादा बनेगा तो सेल डिवीजन भी ज़्यादा होगा, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगा, एबनॉर्मल डिवीजन होगा, उसी कंडीशन को हम कहते हैं कैंसर। ठीक है, तो ये रेडिएशन से भी हो सकता है क्योंकि रेडिएशन भी DNA को डैमेज करती हैं। वहीं हम केमिकल्स के बारे में बात करें तो केमिकल्स भी DNA को बहुत हद तक डैमेज करते हैं। और टेम्परेचर के बारे में हमने क्या देखा था कि हाई टेम्परेचर में जो DNA की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो भी टूटने लगती है। अगर हम दूसरे वर्ड्स में बात करें तो DNA डैमेज होता है। ठीक, ये तीनों चीज़ें रेस्पॉन्सिबल होती हैं जीन म्यूटेशन के लिए। इन तीनों चीज़ों से जीन म्यूटेशन हो सकता है और जीन म्यूटेशन अगर मान लीजिए अबनॉर्मल हो गया तो उसकी वजह से कैंसर कॉज हो सकता है। आगे देखते हैं मैनेजमेंट क्या करेंगे। मैनेजमेंट में मेनली तीन चीज़ें हम फॉलो करते हैं, जीन थेरेपी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी।
आपने बहुत सारे कैंसर के ट्रीटमेंट्स में सुना होगा कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी यूज़ की जाती है। ठीक, जेनेटिक्स में हम जीन थेरेपी भी यूज़ करते हैं। जीन थेरेपी कैसे? आप जानते हैं कि कोई भी अबनॉर्मलिटी जीन्स में आ रही है, ठीक है, तो उनको करेक्ट करने के लिए हमें जीन्स को भी ठीक करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो एबनॉर्मल जीन्स हैं उनको जो हेल्दी जीन्स हैं उनसे रिप्लेस करा देंगे। और क्या क्या कर सकते हैं जीन थेरेपी में? देखिए, सबसे पहला बाय बूस्टिंग इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, हमारी बॉडी का जो इम्यून रेस्पॉन्स है उसको बढ़ा देंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। वो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में होने वाले बहुत सारे डिसऑर्डर्स को, बहुत सारे डिजीज़ को ठीक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हमें क्या करना है? जेनेटिकली उस इम्यून सिस्टम को इतना कैपेबल बनाना है कि वो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सके। अगला देखिए, ब्लॉकिंग प्रोसेस दैट प्रोटेक्ट्स कैंसर सेल्स। मतलब कि वो प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसको कि हमें बंद करना है जो कैंसर सेल्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। आगे देखिए, आपको ब्रैकेट में लिखा मिलेगा रिवर्सिंग अपोप्टोसिस। कहने का मतलब कि अपोप्टोसिस के प्रोसेस को हम रिवर्स कर देंगे। आपको याद हो कि मैंने आपको अपोप्टोसिस के बारे में बताया था कि एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें कि सेल खुद को डिस्ट्रॉय कर लेती है। कैसे? मान लीजिए कि किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा सेल का डीएनए डैमेज हुआ और सेल का सबसे पहले मैकेनिज्म क्या होगा कि उस डीएनए को रिपेयर करे। मान लीजिए किसी तरीके से उसने अपने डीएनए को रिपेयर नहीं कर पाया, तो सेल क्या करेगी कि वो सेल दूसरी सेल्स को डैमेज ना पहुंचाए और दूसरी जो सेल्स उसकी सराउंडिंग सेल्स हैं उनको एबनॉर्मल ना करे, तो वो सेल खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेगी। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं अपोप्टोसिस। लेकिन कैंसर की डिजीज़ में ये प्रोसेस बंद हो जाता है, अपोप्टोसिस का प्रोसेस नहीं हो पाता। इसकी वजह से क्या होता है कि एबनॉर्मल सेल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगती हैं। हमें क्या करना है कि बस इस अपोप्टोसिस प्रोसेस को दोबारा से शुरू कर देना है ताकि जो एबनॉर्मल सेल्स हैं वो खुद को डिस्ट्रॉय कर दें। अगला देखिए, जीन थेरेपी वाया ऑल्टर्ड वायरस। यहाँ पर हम जीन थेरेपी दे रहे हैं किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। आप जानते हैं कि वायरस डेडलीस्ट डिजीज कॉज कर सकते हैं, उसको हम ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे हैं। कैसे और क्यों? सबसे पहले आप वायरस के मैकेनिज्म को समझिए। वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो जब तक सेल के बाहर है, ठीक है, वो लिविंग सेल के बाहर है, तब तक वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है। और जैसे ही वो सेल के अंदर गया, वो सेल के डीएनए को रिप्लेस कर लेता है अपने जेनेटिक मटेरियल से। अपने जेनेटिक मटेरियल से जब वो रिप्लेस कर लेता है तो वो फिर अपनी सेल्स बनाने लगता है, जो उसके जेनेटिक मटेरियल से सेल्स बनेंगी उनको बनाने लगता है। हम क्या करेंगे यहाँ पर कि उन्हीं वायरस की जो जेनेटिक मटेरियल है उसको थेराप्यूटिकली रिप्लेस करेंगे। ठीक है, उस वायरस के डीएनए को, जो जेनेटिक मटेरियल है, उसको हम जेनेटिक थेराप्यूटिकली ट्रीट करेंगे और ट्रीट करने के बाद एबनॉर्मल सेल्स के अंदर इंसर्ट करा देंगे। तो वो क्या करेगा कि जो वायरस डिजीज़ कॉज कर रहा था, अब वही वायरस सेल को ठीक करने में काम करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल था। हम वायरस के जेनेटिक मटेरियल को थेराप्यूटिकली चेंज करेंगे और उसी वायरस को एबनॉर्मल सेल्स के अंदर इंसर्ट करा देंगे। वहाँ वायरस जाकर उस जेनेटिक मटेरियल को जो एबनॉर्मल सेल के अंदर था उसको रिप्लेस कर लेगा अपने जेनेटिक मटेरियल से और अपनी सेल्स बनाने लगेगा। वो सेल्स क्या करेंगी? एबनॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगेगी। ये सारी चीज़ हम जीन थेरेपी के अंदर करेंगे। वहीं आगे चलते हैं। अगला ट्रीटमेंट क्या देखा था हमने? कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी मतलब कि ट्रीटमेंट बाय यूजिंग केमिकल्स। ठीक है,
केमिकल्स, ठीक है, केमिकल्स के द्वारा हम ट्रीटमेंट करेंगे। कौन कौन से हो सकती हैं ड्रग्स के बारे में, डॉक्सोरिबोसिन और हेक्सामिथाइल मेलानिन्स, ये दो ड्रग्स के नाम थे, कीमोथेरेपी में यूज़ की जाती हैं। और नेक्स्ट हमने देखा रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी क्या है कि ये हाई वेवलेंथ या हाई फ्रिक्वेंसी की जो वेव्स होती हैं उनको यूज़ करती है। क्यों? कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में। मेनली कौन सी वेव्स यूज़ करते हैं? आयनाइजिंग रेडिएशंस को, क्योंकि इनके अंदर ग्रेटर पावर होती है सेल को पेनिट्रेट करने की। ठीक है क्लास, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर इस क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।